नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 2023 एक ऐसा साल है जिसमें 8 साल में लगातार पिछले नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है, बल्कि मैं कहूँगी एक नए सिरे से नया इतिहास गढ़ने की कोशिश हुई है। कभी कहा जाता है 800 साल, तो कभी 1200 साल का जो पूरा इतिहास है उसे बदलने की कोशिश करते हुए पता चलता है नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि पिछले 800 साल 1200 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। लेकिन इस सब के बावजूद जो इतिहास को लेकर, खासकर जो हमारा मौजूदा इतिहास पिछले 75 साल पुराना, जिसमें अभी अमृतकाल में हम सब जी रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ कभी बोस की मूर्ति लगाकर तो कभी सरदार पटेल की मूर्ति गुजरात में लगाकर यही बताने की कोशिश होती है कि यही सिर्फ आज़ादी की लड़ाई थी। और आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्रामी जो वेल स्टैब्लिश्ड है हमारी किताबों में, उनकी तमाम जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनको कम करके नए हीरोज लाने की कोशिश हो रही है जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से संबंधित हों। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है। ये किताब मेरे हाथ लगी है, ये देखिए, द लास्ट हीरोज नाम से ये किताब है। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। ये किताब ये तमाम तरह का जो एक नैरेटिव फैलाने की जो कोशिश है उस सब का तो मुकाबला करती ही है, साथ साथ हमारी और आपके जो हमारा ज्ञान है उसमें इस तरह का इजाफा करती है, हमारी नॉलेज को इस तरह से बढ़ाती है कि सिर्फ 4, 5, 10 या 20 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, सिर्फ उनको लेकर आज़ादी हासिल नहीं हुई, सिर्फ उनके बलबूते पे। वो पूरी इमारत में जड़े हुए वो मुकुट हो सकते हैं, लेकिन उस पूरी इमारत में जिस तरीके से जो ईंट लगे, उन लोगों की ये कहानी है। मेरे साथ इस ही किताब के लेखक, मशहूर पत्रकार पी साईनाथ मौजूद हैं। पी साईनाथ किसी तारुफ के मैं कहूँगी मोहताज नहीं है, आप सब उन्हें जानते हैं। देश के जाने माने पत्रकार, पिछले 40 साल से भी ज़्यादा देश का जो पत्रकारिता का जो पूरा मानचित्र है उस पर वो छाए रहे। फिलहाल उन्होंने 2008 में परी नाम से, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई है जिसमें खासकर ग्रामीण भारत को लेकर रिपोर्टाज किया जाता है। उनका खुद का काम भी ग्रामीण भारत को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया पी साईनाथ जी, द वायर के लिए समय निकालने के लिए। खासकर इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बड़ी दिलचस्पी इस पे भी आई, क्योंकि मुझे खुद इसमें काफ़ी इंटरेस्ट और मुझे कौतूहल रहता है कि जो आज़ादी के अलावा भी जिन मुद्दों की हम चर्चा करते हैं उनमें खासकर जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, जिनका इस पूरे फसाने में बहुत कम जिक्र मिलता है, वो लोग हैं जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम सबॉल्टर्न लोग कहते हैं, यानी कि जो हमारे लोकतंत्र के और उससे पहले हमारे समाज के हाशिए पर रहते आए लोग हैं। उनकी कहानियाँ इस पूरी किताब में मिलती हैं, चाहे वो ओबीसी समाज से आते हों, दलित समाज से आते हों, आदिवासी समाज से, मुस्लिम समाज से। इन तमाम समाजों के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया, कि किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, इस तरह के लोग हैं जिनकी कहानियां आपको किताबों में नहीं मिलेगी। उन लोगों से जो जिंदा हैं, वो लोग उनमें से ज़्यादातर, या जब ये किताब लिखी जा रही थी तब उनमें से ज़्यादातर लोग जिंदा थे। उन लोगों के इंटरव्यूज़, उनके परिवारों के साथ इंटरव्यूज़ करके ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पी साईनाथ ने तैयार किया है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पी साईनाथ जी। मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ कि आपने इतना ये शानदार डॉक्यूमेंट तैयार किया। कितना वक्त आपको लगा और आपने क्यों समझा कि ये ज़रूरी है कि जो हमारे हाशिए के समुदाय हैं, जो सबॉल्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उनका क्या योगदान है हमारे आज़ादी की लड़ाई में, उसे दर्ज किया जाना चाहिए? देखिए, पहले मेरा ट्रेनिंग है, मेरा बैकग्राउंड है हिस्टोरियन, पत्रकार नहीं। आई अबैंडन्ड एकेडमिक्स को छोड़ के पत्रकारिता में आ गया मैं 1980 में। नहीं तो मैं एमए हिस्ट्री किया था जेएनयू से। मेरा टीचर्स था रोमिला थापर, हरबंस मुखिया, विपिन चंद्रा, ये लोग सब, एस भट्टाचार्य। और मैं 1900 और मैं एमफिल पीएचडी भी शुरू किया, कंप्लीट नहीं किया, पत्रकार बन गया। तो हमेशा मुझको ये, हमारा जो हिस्ट्री ट्रेनिंग हुआ उसमें भी हमेशा ये बात सामने आती है कि आम लोग का रोल कितना इम्पोर्टेंट था हमारा इतिहास में, और पर्टिकुलरली स्वतंत्रता संग्राम, ये आजादी का संग्राम में कितना इम्पोर्टेंट रहा। और मैं भी एक फ्रीडम स्ट्रगल फैमिली से आता हूँ। मेरा बहुत सारा रिलेटिव बहुत जेल में रहा है अंग्रेजी वाला टाइम में। मेरा माय मैटरनल ग्रैंडफादर जो कहते हैं, वो
बहुत साल रहा जेल में। और वो भी कह रहा था उनको, जब मैं छोटा था, उसी ने कहा, इट इज नॉट पीपल लाइक मी हु गॉट यू आजादी, इट इज द ऑर्डिनरी पीपल। 1931 में गांधी भी एक चिट्ठी लिखा, एक लाइन लिखा उसमें, प्रेमाबाई कांटक को, जब गांधी येरवाड़ा जेल में रहा, येरवाड़ा जेल में था, गांधी ने ये कहा, great men seem to be the cause of revolutions all around the world. In truth, the people themselves are the cause. ये ग्रेट मैन थियरी ऑफ हिस्ट्री को गांधी ही क्वेश्चन कर रहा है। वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल के बाद भी उसने कहा लंदन में, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा शक्ल था सबके सामने, जो सक्सेस हुआ साउथ अफ्रीका स्ट्रगल्स में वो इंडेंचर्ड लेबरर्स ने किया। मैं एक वकील था, मैं उनके लिए उनके साथ ज्वाइन किया और लड़ाई किया, लेकिन विक्ट्री उनका था, जीत उनका था। बिल्कुल। तो ये इट वाज ऑलवेज क्लियर टू मी दैट द रोल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इज कंप्लीटली मार्जिनलाइज्ड इन हिस्ट्री। जी हाँ साइनाथ जी हाँ, मैं अगला सवाल पूछ लेती हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे पास है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने जवाब भी आप छोटे रखें। इसी किताब में आपका मैं पढ़ रही थी कि वक्तव्य है कि इफ वन टेक्स अवे द स्पिरिट वन इज लेफ्ट विद अ स्टैचू। आजकल जिस तरह से मूर्तियों की ही सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ स्टैचूज हैं उन्हीं की पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कहीं से रूह निकाल ली जाए, आत्मा निकाल ली जाए, तो सिर्फ मूर्ति पुतला बचता है। ऐसा लगता है कि रूह निकल चुकी है, सिर्फ पुतले बाकी हैं। कभी देखिए राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया जाता है, वहां बोस साहब की मूर्ति लगा दी जाती है, सुभाष चंद्र बोस की। और इसी को लेकर सिर्फ इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसे दौर में जब आप इस तरह की किताब लिखते हैं जिसमें बाकायदा आपने उन लोगों से, मैं कहूँगी इसलिए भी कीमती है ये किताब और पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि आपने बाकायदा वो लोग जो अभी भी जिंदा हैं, जाहिर है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, इनमें से आपने लिखा है कि 90 साल से ज़्यादा, 92 साल का व्यक्ति सबसे छोटा है और 104 साल का व्यक्ति सबसे बड़ी उम्र का है जिसका आपने इंटरव्यू किया है। तो इसलिए भी ये प्रेशियस है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, अभी उनके हालात कैसे हैं? आपने उनमें से भी कुछ लोगों का इंटरव्यू किया। क्या वजह आप मानते हैं कि इन लोगों के योगदान को हमारी इतिहास की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली? अल्फा, पहली बात यह है कि देखो, ये स्टैचू पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ने भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक वेबसाइट बनाया। आई रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक एट इट, आजादी का अमृत महोत्सव 75 सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्लोगन है। उसमें एक जिंदा हुआ स्वतंत्रता सैनिक का फोटो नहीं है, एक शब्द नहीं है उनके बारे में, एक वीडियो नहीं है। जो लोग इस किताब में है, सैकड़ों लोग और है ना, और उनके बारे में नॉट वन फोटो ऑफ अ लिविंग फ्रीडम फाइटर, नॉट वन आर्टिकल, नॉट वन स्टेटमेंट, एक कोट भी नहीं है उनसे। बहुत सारा फोटो है, और किसका फोटो आप जानते हैं? जो फोटो रेशन कार्ड से गैस सिलेंडर पर पहुंच गया, वही फोटो है। और कोविड के सर्टिफिकेट पर भी, कोविड सर्टिफिकेट के पे ये लोग जो है उसमें जैसा आपने ऑब्जर्व किया, इसमें है किसान, मजदूर, ये बावर्ची, कुक्स, ये होम मेकर्स, ये सब है। इसलिए, और इनका परिवार मैं विजिट करता हूं बार बार। ये इंटरव्यूज 20 साल के तरफ, 20 साल हुआ और मैं विजिट कर रहा हूं, और अभी 8 बच्चा है, जिंदा है अभी भी। उनको भी आप अमृत महोत्सव वेबसाइट में नहीं डाला। और लोग हैं जिसने मैंने इंटरव्यू किया लेकिन नहीं किया, प्रिंट नहीं किया, इसलिए कि रीजनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस में बनाया बुक। आई वांटेड टू शो दैट दलित्स था, ओबीसीज था। सिर्फ इंग्लैंड में जाके ऑक्सब्रिज डिग्रीज लेके जो आया है उसने नहीं किया, आम लोग ने किया, आम जनता ने किया। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है वो वेबसाइट में,
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बारे में एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है। तो आप व्हाई वर यू फाइटिंग, व्हाट वर यू फाइटिंग फॉर, किसके लिए लड़ाई कर रहा था? अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में अभी जो नया रिसर्च आ रहा है जी जैसा हम कोविड के बारे में डिबेट कर रहे हैं कितना एक्सेस डेथ्स हुआ, एक एस्टिमेट जो आ रहा है एक्सेस डेथ्स बिटवीन 1880 1880 और 1920 के बीच में 50 मिलियन टू 160 मिलियन, मतलब आई मीन 50 मिलियन टू 168 मिलियन। अगर उसका 1% ऑफ 1% कोई यूरोपियन देश में होगा उसको जेनोसाइड हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में हुआ, जी मरने वाले लोग सब गोरा नहीं है, तो ये दिस मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज इंडिविजुअल्स। ये उनका परिवार अभी भी मैं टच में हूँ। लेकिन साइनाथ जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही और मैं तो ये भी सुन रही, अभी आपसे वो भी सवाल पूछूंगी जो आपने कहा कि आप किसी से 1960 में भी मिले थे, वो भी कहानी आपने इसमें दर्ज की है इतने साल पहले। लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए कि पिछली सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि हमेशा से मोदी सरकार थी, इनका गरीबों का, आदिवासियों का, ये जो बावर्ची थे, ये जो मजदूर थे, इन लोगों का नाम क्यों नहीं दर्ज कराया? आपकी किताब यहाँ ये भी कहती है कि सिर्फ आपका आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना ही ज़रूरी नहीं है, उस पूरी श्रेणी को, उस कैटेगरी को मैच करने के लिए आपको कष्ट सहना भी ज़रूरी है कि आप जेल गए हों, आपके ऊपर हमला हुआ हो, आप ज़िला बदर हुए हों, आपकी ज़मीन ज़ब्त की गई हो, और ये वो लोगों का जिक्र है जिनके पास ज़मीन ज़ाहिर नहीं होगी। तो ऐसे में इनको रिकग्निशन उनका मिलने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी। तो क्या ये वजह है कि बहुत ही, एक तरह से मैं कहूँगी, एक सरकारी तंत्र में फंस के रह गए ये लोग? दो कानून बनाया, एक तो 1972 में, एक 1980 में, उसमें ये क्वालिफिकेशन सब लिखा। और देखिए इतिहास हमेशा वही, जो जीता वो सिकंदर, दोस हु, इट इज ऑलवेज द विक्टोरियस हु राइट द हिस्ट्री। और जो कांग्रेस सरकार था उस जमाने में, पूरा ऐसा लिखा है कि जब जो नॉन वायलेंट मूवमेंट में, सत्याग्रह में गया, उनको रिकग्निशन मिलता था। और जो गरीब है, कांग्रेस लोग भी जो गरीब था उनके साथ, वो कहां से लाएंगे 60 साल पुराना सर्टिफिकेट, कहां से लाएंगे? आज भी हमारा अंडर ट्रायल सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, दे कांट अफोर्ड लॉयर्स, सो दैट वाज नेवर गोइंग टू वर्क, दैट एंटायरली। और देखो महिला को मैक्सिमम एक्सक्लूजन हुआ। हाँ, मैं वही भी उस सवाल पे भी मैं आऊंगी। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि मैं दलित महिलाओं और आदिवासी महिलाओं तक का जिक्र पढ़ रही हूँ आपकी किताब में। मेरे लिए भी वाकई में आपको बता सकती हूँ कि थोड़ा सा हैरानी वाली बात थी, मैंने भी इनके नाम कभी नहीं सुने। आप उन 23,000 लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनको हमारे भारत की सरकार जो नामवार और राज्यवार तरीके से बताती है कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं, और या फिर उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं जो उनके ऊपर निर्भर करते हैं। और अभी आपने बताया इस किताब में कि जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना है, SSSY, उसके तहत 30,000 रुपये महीना इनको मिलते हैं, और उसके लिए भी जिन डॉक्यूमेंट्स की दरकार है वो नहीं है। लेकिन इन 30,000 में से भी 3 लोगों के नाम भी उस वेबसाइट में दर्ज नहीं है जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, मैं आना चाहती हूँ कम से कम ऐसी 5 दिलचस्प कहानियाँ, बहुत मुश्किल है जितनी कहानियों का आपने जिक्र किया, जिन हज़ारों लोगों का कि हम बात कर रहे हैं, कि उन लोगों का जिक्र जो 5 कम से कम ऐसे लोग रहे हों जो इस किताब को लोग पढ़ना चाहें तो उनको ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे आपने इसमें 1960 में जो आपने जिक्र किया है, ये गदर पार्टी के जो हीरोज़, 1914 से लेके 15 की जो अपराइजिंग थी, उसके दौरान आपने कहा कि ये लोग चले गए थे अमेरिका, कनाडा, बाकी देशों के में, और वापस आ गए फिर ये, मतलब अपनी जान देने के लिए, जेल में जाने के लिए, सजाएं काटने के लिए। पहना रहे था ना, वो अलग टाइप पहना रहे था, गाने भी एक अलग टाइप पहना रहे था। सो दैट इज एब्सोल्युटली, वो गदर पार्टी, गदर मूवमेंट, वो हमारा इतिहास में एक दिलचस्प और, आई कुड से, अ रोमांटिक चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री।
और ऐसा भी बहुत और था, साउथ में बहुत था। ये किताब का एक और फोकस है, जैसा ट्रेडिशनल हिस्ट्री, कन्वेंशनल हिस्ट्री लिखते हैं लोग, बच्चे उसको पढ़ के समझते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल पूरा यूपी, बिहार, नॉर्थ हिंदी बेल्ट में हुआ। ऐसा नहीं। पहला अपराइजिंग्स हुआ 100 साल पहले, बिफोर 1857, वो हुआ बंगाल में, इसलिए कि वो वहां पहला आया था। दो सेकंड सेट ऑफ अपराइजिंग्स दक्षिण भारत में हुआ, वीरपांड्य, कट्टबोम्मन। बंगाल में जो हुआ विद इन 3 years ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1950s तक जो महिलाएं फील्ड में, पैडी फील्ड्स में जो गाना गाते हैं, नवाब सिराजुद्दौला के बारे में गाना गाते हैं और सपोर्टिंग हिम एंड सेइंग इट वाज अ ट्रेजेडी दैट ही वाज किल्ड। तो देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर अपराइजिंग्स थ्रू हिस्ट्री। इसलिए मैंने देखो, इस किताब में 8 लोग हैं उड़ीसा से। 3 मेजर लोग हैं, 3 कैरेक्टर हैं उड़ीसा से, और एक पूरा गांव पानीमोरा। 3 लोग हैं बंगाल से, दक्षिण भारत से 3 लोग हैं, पश्चिम भारत से 3 लोग हैं, और नॉर्थ वेस्ट से एक है, और नॉर्थ से एक है। हमने नॉर्थ ईस्ट वाले से भी इंटरव्यूज किया। अनफॉर्चुनेटली दे डाइड इन द कोविड ईयर्स, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। जी हाँ। द पॉइंट इज टू शो यू अल्फा दैट ये इतना वाइड स्प्रेड मास मूवमेंट था। हर जात, हर कम्युनिटी, हर कौम, हर भाषाएं, हर रीजन अपराइजिंग में पार्टिसिपेट किया, और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण भारत का लोग। जी हाँ, ग्रामीण भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और देखिए, इतिहास को समझना और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जिस भारत को हम अब देख रहे हैं, ये भारत किसने बनाया, किन लोगों के कंधों पर इस भारत की तस्वीर, इस भारत की इमारत खड़ी हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसलिए इतिहास को समझना ज़रूरी है। और जो लोग इतिहास के छात्र जैसे साईनाथ जी से जैसे लोग हैं, तो वो भी बेहतरीन पत्रकार इसलिए बन पाते हैं क्योंकि इतिहास को समझते हैं, इसलिए अपने मौजूदा हाल को भी वो समझते हैं। अब यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहती हूँ, ये जो जिक्र हो रहा है पूरा कि अलग अलग लोगों का की बात तो हो रही है इसमें, खासकर जो दिमती दाई सबर सालिहान, जो आदिवासी महिला का आपने जिक्र किया है, वो बड़ा दिलचस्प केस है कि कैसे उस महिला और 40 और महिलाओं ने मिलकर वहां अंग्रेजों की बंदूकों का मुकाबला किया और वो भाग खड़े हुए वहां से। इट इज अमेजिंग। वो अपराइजिंग का मेंशन मिलता है आपको रायपुर गेजेटियर में, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। देखो, हमारा पॉलिटिक्स इतना बिगड़ गई है, हमारा इतिहास तो ऐसा वी हैव फॉरगॉटन। उनके गांव में आज एक मेमोरियल बन गई। पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द सलीहा अपराइजिंग, जो लोग पार्टिसिपेट किया अपराइजिंग में, और उनके नाम नहीं है, सलीहन का नाम नहीं है। लेकिन गांव में लोग से बात करेगा तो अब हर आदमी आपको बताएंगे। नहीं, ये कहानी हमारे दर्शकों के लिए कहानी बता भी दीजिए आप। ठीक है, क्या हुआ ना, उसका ये खरियार एरिया में है, अभी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा। खरियार एरिया में ये गांव था, सलीहा, सलीहा गांव, और वहां ही शी वॉज बोर्न देयर। जब वो मैरिज होके दूसरा गांव में गया, वहां उसको सलीहन बोलता था। लेकिन जब यहां था 15 साल लड़की, एक ब्रिटिश अटैक हुआ आर्म्ड राइफल्स के साथ, आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस। उस जमाने में जैसा पूरा देश में सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, यहाँ फॉरेस्ट टैक्स सत्याग्रह हो रहा था, फॉरेस्ट सत्याग्रह। जब ये फॉरेस्ट सत्याग्रह हो रहा था, ब्रिटिश अटैक द विलेज, और उनका पिताजी ने, देमती दे का पिताजी कार्तिक सबर, सबर एक आदिवासी जात है, दे शॉट हिम इन द लेग। फिर एक छोटा लड़का भाग के खेत में जाके बताया वो औरत लोग को, महिला लोग को, योर फादर हैज बीन शॉट एंड मेनी अदर्स। ब्रिटिश लोग जो पूरा हमारा
ग्रेन का सप्लाई, गेहूं चावल सब जला दिया। तो यह हेमती दे ने गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंच के देखा उनका पिताजी सामने था, लाइंग ऑन द रोड इन अ पूल ऑफ ब्लड। का इतना गुस्सा आया, सिर्फ लाठी था उनके पास, और लाठी लेके जो चीफ, वो स्क्वाड्रन चीफ था, प्लाटून चीफ, उनको अटैक किया। उनके हाथ में बंदूक था, तब भी उनको अटैक करके चेस किया गांव में। और बाकी जो 40 महिला, सब 13 to 16 अनमैरिड गर्ल्स था ना विलेज का, दे ऑल्सो पिक्ड अप, वो भी लाठी लेके पूरा सिक्योरिटी फोर्स को वहां से भगा दिया। लाठी वर्सेस राइफल। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन स्वतंत्रता संग्रामी होने के लिए आपको जेल जाना ज़रूरी था, फांसी पर चढ़ जाना ज़रूरी था, इसके अलावा ज़मीन ज़ब्त होना ज़रूरी था, इसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक और कहानी पढ़ रही थी मैं आपको, जो हौसा बाई की कहानी है। वो कह रही हैं कि मैं 4 साल की भी नहीं थी और मेरी जो मौसी थी वो 9 साल की थी, और किस तरीके से जब उनके खेतों पर कब्जा कर लिया गया तो वो जितना कुछ कर सकती थी उन्होंने भी किस तरह से पार्टिसिपेट किया। आपने उनकी कहानी को भी इसमें दर्ज किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब ऐसे दौर में जब एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हो, आपने इस ऐसे में कई पिछड़े समुदाय से आ रहे, मुस्लिम समुदाय से आ रहे लोगों की कहानियों को भी आपने इसमें जगह दी है। मैं ये देख रही हूँ। आखिरी कुछ सवाल आपसे करना चाहती हूँ मैं, सायनाथ जी, ये बताइए कि इतिहास को जब तोड़ने मरोड़ने की कोशिश होती है तो क्या कुछ हमारी जो मौजूदा सरकारें हैं वो बदलना चाहती हैं? आज तो आप ये तो जिक्र कर रहे हैं उन लोगों का जो हाशिए पर हैं, यहाँ तो नेहरू पर सवाल हो रहा है, गांधी पर सवाल हो रहा है, मौलाना आज़ाद की तो कोई बात ही नहीं है, सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश हो रही है, नए नए हीरो खड़े किए जा रहे हैं, जो हिंदुत्व के आइडियोलॉग्स हैं उनको स्वतंत्रता संग्रामी बनाया जा रहा है। ऐसे में आपकी किताब ये जगह कहाँ पाएगी? देखिए, इसलिए ये किताब लिखा मैंने कि देखो, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट स्टैचूज। आई क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ स्टैचूज इन परपेचुएटिंग हिस्ट्री। लेकिन इतिहास, ये सरकार, ये पॉलिटिकल फोर्स क्या कर रहा है, वो सिर्फ रीराइटिंग हिस्ट्री नहीं है। अगर रीराइटिंग या रिविजिटिंग हिस्ट्री, वो हर जनरेशन में होना चाहिए। ये इन्वेंटिंग हिस्ट्री है जो ये लोग कर रहे हैं, इन्वेंटिंग हिस्ट्री। और उनका पुराना जो रीराइटिंग था वो भी रीराइट कर रहा है। देखो, अभी टिप्पू सुल्तान का कंट्रोवर्सी चल रहा है। 1992 में आपको याद होगा, संजय कान का फिल्म आया, द सोर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान। उस समय भारतीय जनता पार्टी, इट वाज ए यंग पार्टी, और उसका फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट नाम था KR मलकानी। बहुत डिसेंट एमिएबल आदमी था, और वो भी पत्रकार था। एंड 35 years ओनली RSS मैन। RSS क्रेडेंशियल्स इतना सिक्योर था उसका। 35 साल ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य का एडिटर रहा। नोबडी एल्स हैज डन दैट। और उसने एक इंक्वायरी किया टिप्पू सुल्तान के बारे में। हम सबसे बात किया उस समय, एंटी गैट मूवमेंट में हम सब, वी वर ऑल टॉकिंग टू ईच अदर, एंटी WTO। तो उसने एक रिपोर्ट बनाया और एक किताब लिखा, अभी भी अमेज़न में अवेलेबल है, इंडिया फर्स्ट। उसका नाम है इंडिया फर्स्ट। और उसमें एक चैप्टर टिप्पू सुल्तान के बारे में, वर्बैटिम मैं आपको बता रहा हूँ। ही सेज, the only Indian prince who stood up and died on the battlefield fighting the British. The death of Tipu Sultan set India's independence back. पीछे कर दिया आजादी और स्वतंत्रता 150 साल। It set India's independence back. ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट, एंड और बहुत कुछ लिखा टिप्पू सुल्तान के बारे में। He says he was a pro-labor, pro-environment, और बैन कर इसका बेरोजगारी, व्हाट इज इट, बॉन्डेड लेबर को बैन किया उसने। तो they are rewriting the history of Tipu Sultan, which their earlier
founder member had said is completely false. उनके लिए मौजूदा जो भारत की राजनीति है वो काफ़ी नहीं है। इतिहास में कब्रों में से लोगों को उखाड़ कर, उनकी कब्रें खोद कर भी वो चाहते हैं कि लोगों को बाँट दिया जाए। और इसी से मुझे याद आता है आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में कि आपने यहाँ भगत सिंह के जो चाचा हैं अजीत सिंह, आपने अंकल लिखा है तो मुझे पता नहीं कि ये चाचा हैं या मामा हैं, लेकिन उनका जिक्र आपने किया है। और उनके साथ ही सूफी अंबा प्रसाद का जिक्र हो रहा है कि जब वो भारत से बाहर जा रहे थे तब आप 11 जुलाई 1909 का जिक्र कर रहे हैं और उसमें तब उन्होंने लिखा, उनकी जो स्पीच है उसमें लिखा आपने, हाउ नेशंस प्रोग्रेस एंड हाउ नेशंस फॉल, कैसे प्रगति होती है देशों की और कैसे बर्बाद होते हैं या नाकाम होते हैं देश। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही लिखी है कि जब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, इसमें जो एक आज़ादी का एहसास और एकता पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और इसी से मुझे मौलाना आज़ाद याद आए जब उन्होंने कहा कि अगर, बहुत साल पहले की बात है, आज़ादी से पहले, जब उन्होंने कहा कि अगर आज मुझे ये आकाशवाणी हो कि भारत आज आज़ाद हो जाएगा लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में बांट दिए जाएंगे तो मैं कहूँगा मुझे ऐसी आज़ादी मंजूर नहीं। तो मौलाना आज़ाद का वो वक्तव्य और यहाँ भगत सिंह के चाचा की ये बात, लेकिन आज के दौर में इतिहास को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा, जो हमें लग रहा था कि हम इतिहास के अंधे कुएं में फेंक आए हैं, वो वापस आ चुका है। देखिए, किताब में एक स्टोरी है बाजी मोहम्मद के बारे में। ऐसा एक आदमी है, आई हैव नॉट मेट सच पीपल ऑफन। ऐसा एक आदमी है जो बाबरी मस्जिद के सामने जब गांधीयन प्रोटेस्ट था, धरना में बैठा, लेकिन उसका मुसलमान का कैप था, टोपी था, सब, और दे ब्रोक हिज स्कल, दे फ्रैक्चर्ड हिज स्कल। तब भी इस, जब हमसे बात किया इंटरव्यू में, गुस्सा, एंगर, सब, it was my anger and my emotion. He was not angry at all. He held no hatred against those who hit him, those who broke his him. वो तो freedom fighter, he spent so many months in terrible jails in Koraput. And there you are. I mean, that thing about Amba Prasad, that is written by, इसने प्रोफेसर जगमोहन ने लिखा, जो one of the last surviving relatives of Shahid Bhagat Singh, his nephew, direct nephew. ठीक है साइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस किताब का तो मैं कहूँगी एक तरह से जिस्ट तो हमें मिल गया है, लेकिन मैं ज़रूर ये समझती हूँ कि हमारे आज के पत्रकारों को, वो लोग जो इतिहास को समझना चाहते हैं और ख़ासकर जो सबॉल्टर्न हैं, जो हाशिए के समुदाय हैं, अगर उनकी नज़र से समझना चाहते हैं कि आज जो हमने ये देश, हम जिस आज़ाद फ़िज़ा में, हवा में सांस ले रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसकी नींव में जो पूरी तरीके से लग गए और एक एक ईंट जो बन गए इस पूरी इमारत में, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इस किताब को आपने दर्ज किया है, इन किस्सों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए। थैंक यू, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।